नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 सितंबर और 26 सितंबर को आपका DDA ASO का एग्जाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो चारों शिफ्टों में आपके जीके जी के पोर्शन से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। आप लोग से कुछ बात भी करना है, तो 2-3 प्रश्नों के बाद वो बात हम आपसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों आपका कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका गंगोत्री ग्लेशियर दिया गया था ऑप्शन में, जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा गंगा नदी की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी और विश्व की सबसे सबसे लंबी बड़ी नदी है। इसके अलावा गंगा नदी के बारे में दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, आपका गंगा जो नदी है दोस्तों आपका गंगोत्री हिमालय से तो निकलता है, लेकिन गंगोत्री हिमालय से दोस्तों आपका कौन सी नदी निकलता है, तो ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी निकलता है। इसके अलावा दोस्तों आपका इधर से एक और नदी आ रहा होता है, जो कि दोस्तों आपका अलकनंदा नदी रहता है। ठीक है, अलकनंदा नदी रहता है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आकर दोस्तों आपका यहाँ पर देवप्रयाग में आकर मिलती है। तो यही देवप्रयाग जो दोस्तों आपको मिलती है, इसी से आगे जो नदी आपका संचालित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ पर आके मिलता है, कौन से प्रयाग में, तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी आपका एक सेल चल रहा है, द वीक डिस्काउंट डे सेल के नाम से, जो कि दोस्तों आपका 27 से 30 सितंबर के बीच है, जो कि आपका चलना है। ठीक है, इस सेल में दोस्तों आपका होगा क्या, पहले तो आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास है वो दोस्तों आपको मात्र 224 रुपये में मिल जाएगा। साथ में जो टेक्स्ट बुक का जो नया फीचर लॉन्च हुआ था, टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है, वो दोस्तों आपको मात्र 314 रुपये में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिएगा तो आपको एक मॉक को अनलिमिटेड बार आप दे सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप नहीं यूज कर पाते हैं वो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो में यूज कर पाएंगे। ठीक है, साथ में हमारा कूपन कोड APG यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। साथ में आपका हर घंटा आप एक लैपटॉप भी सीख सकते हैं। ठीक है, आपको याद करा दें कि ये इसका जो प्राइस है आपका 1 अक्टूबर से फिर से दोस्तों आपको 599 रुपया ही हो जाना है। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ आपका 17,000 प्लस आपका PYQ भी सभी एग्जामों का, SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, DDA का हो, GSA का हो, सभी एग्जामों को आपको वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य नेता कौन थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसके जो मुख्य नेता है वो दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने ही आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। ठीक है, इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका HRA। इसकी स्थापना आपका अक्टूबर 1924 में आपका कानपुर में हुआ था। इसके अलावा सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, ये आपके HRA के थे। ठीक है, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने HRA का जो नाम बदलकर आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसके जो मुख्य नेता होंगे वो दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद आपके हो जाएंगे। ठीक है, 1924 में आपका कानपुर में इस आपका एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो 1924 कानपुर से दोस्तों आपको एक और फैक्ट याद रखना है, 1924 में आपका कानपुर अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता आपका किए थे, 1924 में नहीं, आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, उस बात को भी याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने किया था, जो कि आपकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये बात रहा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे जो लोग हैं आपका फालतू कमेंट करते रहते हैं कि आपका ये फालतू वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि हम हर शिफ्ट का जो वीडियो है अभी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि टाइम का कमी है। ऊपर से दोस्तों आप लोग जो एग्जाम देकर आते हैं तो प्रश्न भी नहीं भेजते हैं। ठीक है, इस कारण जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का जो पार्टिकुलर वीडियो आता था हमारे चैनल पे, वो अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये जो ऑल शिफ्ट का जो वीडियो है, जो आपके स्टूडेंट क्वेश्चन भेज देते हैं, तो सभी शिफ्टों के साथ हम मर्ज करके आपको एक ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आगे जिनका भी आगे शिफ्टों में एग्जाम हो उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, मान के चलिए कम से कम टॉपिक तो पता चलता है कि किस टॉपिक से प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर उस टॉपिक से प्रश्न आपका पूछे जाता है, उस टॉपिक के बारे में हमने सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो हम लोग
क्या करते हैं, उस फैक्ट से अगर आपके अगले शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको आप लोग सही करके आ रहे होते हैं। जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, जो भी लोग एग्जाम पहले दिए हैं, उनको बेखूबी ये बात मालूम होगा। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं रहता है जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका आंसर की तरह क्वेश्चन को मिलाना चाहते हैं कि हमारा 20 में से 25 में से कितना सही हुआ, तो वो लोग के लिए वीडियो नहीं रहता है। वो लोग के लिए वीडियो रहता था जो कि आपका पार्टिकुलर जो वीडियो आता था। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन भी स्टूडेंट नहीं भेजते हैं और ना ही आपका हम अभी टाइम उतना निकाल पा रहे हैं कि आपको पार्टिकुलर एक एक शिफ्ट का जो वीडियो है आपको दे पाएँ। ठीक है, तो ऑल शिफ्ट का वीडियो आप लोग के ही लिए दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग में से सभी लोग तो कमेंट नहीं करते हैं, सभी लोग कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं, ठीक है, वो भी लोग अच्छे ही हैं, आपका कुछ भावनाओं में अधिक बह जाते हैं तो उसके माध्यम से वो आपके कमेंट कर देते हैं। लेकिन उन लोग को भी समझना चाहिए कि आपका जो वीडियो है वो आपके नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए है, ना कि आपके लिए। ठीक है, जो लोग एग्जाम दे दिए हैं, अगर आप आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बेखूबी वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, इससे जुड़े जो फैक्ट होते हैं उसी से प्रश्न जो कि इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसा कि एग्जाम आपका TCS करवा रहा है, SSC की आप लोग तैयारी करते होंगे तो उसका भी एग्जाम आपका TCS ही करवाता है, तो आपका सिलेबस है, क्वेश्चन का जो पूछने का लैंग्वेज है, वो आपका जो सब कुछ आपका सेम ही है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी आप लोग का कितना सही हुआ है, आप लोग आंसर किया आएगा तो उसको आसानी से आप लोग उसको मिला पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज का जो स्थापना है वो आपका किसने किया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था, इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज का स्थापना की बात। हम लोग ने कल के भी ऑल शिफ्ट के वीडियो में आपका आर्य समाज से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखा था। आज भी देख लेते हैं। इसका स्थापना आपका 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना के समय एक आपका नारा दिया था, बैक टू वेद, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो ये नारा भी आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद आपका एक है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बाद है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज। ये सभी समाजों का जो स्थापना है आपको याद रखने की जरूरत है। ब्रह्म समाज का स्थापना आपका दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना दोस्तों आपका आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बेखूबी। जो लोग का आगे एग्जाम है, अगर आपने 25 सितंबर का एसओ का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाके तो आज कर लीजिए। ठीक है, एसओ का भी कर लीजिए, जेएसओ का भी कर लीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट है जो कि आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय खेल 2022 से उसका मेजबानी करने वाला राज्य कौन था। ठीक है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल जो 2022 हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो 2022 हुआ था वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022 था वो दोस्तों आपका केमा संस्करण था, तो वो दोस्तों आपका 36वां राष्ट्रीय खेल था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आपके राष्ट्रीय खेल 2022 की जगह आपका 36वां राष्ट्रीय खेल भी पूछ दिया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन आपका गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। 6 शहरों का नाम आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, जैसा कि अहमदाबाद में हुआ था, गांधीनगर में हुआ था, सूरत में हुआ था, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब से कब तक हुआ था, यह अगर आपसे पूछे जाए तो ये दोस्तों आपका 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक आपका आयोजित है, जो कि आपका देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पिछला संस्करण है वो आपका 35वां राष्ट्रीय खेल था, जो कि आपका 2015 में ही हुआ था। ठीक है, 2015 के बाद तो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल है वो सीधे आपका 2022 में हुआ था, केवल तकरीबन 7 साल के बाद। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका 35वां का, तो आपका केरल में हुआ था। इसके अलावा जो अगला जो राष्ट्रीय खेल है 37वां राष्ट्रीय खेल वो आपका 2023 में होना है, वो दोस्तों आपका अक्टूबर में होना है आपका गोवा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। अगर आपसे आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा, जब भी आपसे 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका पदक तालिका देख लें तो प्रथम स्थान पे दोस्तों आपके सेवाएं सर्विसेज का टीम आया था, जिसने टोटल 61 स्वर्ण पदक जीता, आपका 35 रजत और 32 कांस्य पदक अपने नाम है जो कि किया था। ठीक है, अगर आपसे राज्य पूछ दिया जाए टॉप राज्य कौन था, वो आपका महाराष्ट्र था, टोटल 39 स्वर्ण 38 रजत और टोटल आपका 63 पदक अपने नाम किया था। तो टॉप पर आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे कर्नाटक, आपका फोर्थ पे तमिलनाडु राज्यों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया
कि भारत में किस प्रकार के वन है जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो वन है वो दोस्तों आपको बता दें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो लोग आएंगे आपके सेकंड शिफ्ट का वो बोलेंगे मेरे शिफ्ट का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आपके भी शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा चलते देखते रहिएगा, क्वेश्चन का मात्रा थोड़ा कम होगा, लेकिन हाँ आपके लगभग सभी टॉपिक्स हैं जो कि आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपके आज के टोटल शिफ्टों में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून पर्णपाती वन भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारत में जो पहली पूर्ण जो जनगणना है वो दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पूर्ण जनगणना अगर आपसे पूछा गया हो तो पूर्ण जनगणना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1881 ईस्वी में आपका पूर्ण जनगणना हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आपका जो पहली बार जनगणना जो आयोजित हुआ है वो दोस्तों आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा, लेकिन आपसे हमेशा बार बार पूर्ण पूछा जाता है, पूर्ण की जगह समकालीन पूछा जाएगा, समकालीन की जगह आधिकारिक पूछ दिया जाएगा, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1881 ही होगा। ठीक है, आपका इससे पहले जो जनगणना आपका हुआ है 2011 ईस्वी में, जो कि आपका भारत का 15वां जनगणना था। वहीं पर अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछ दिया जाए तो आपका 7वां जनगणना था। ठीक है, जो आपका जनगणना है वो दोस्तों आपको बता दें हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 1951 के बाद सभी जनगणना को आपका 1948 जनगणना अधिनियम के तहत है जो कि आपका आयोजित किया गया है। इसके अलावा आखिरी जनगणना 2021 में हुआ था, अगली जनगणना 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है कोविड के कारण। संभवतः यह आपका अब शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रजिया सुल्तान को किस वर्ष आपका गद्दी से उतार दिया गया था। ठीक है, तो हमने कल की वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया सुल्तान को आपको 1240 में आपका दिल्ली की गद्दी से उतार दिया गया था और 1236 में आपकी दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तकरीबन 5 साल तक ये आपके शासन की थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के विषय में आपको हमने बताया था कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी, या अंतिम दिल्ली सल्तनत की तो थी ही, साथ में मध्यकालीन भारत की भी पहली आपका महिला शासिका थी। ठीक है, एक तो आपका ये महिला थी। ठीक है, महिला की जो स्थिति है आज के दौर में भी आपका उतना सही नहीं है, तो ये तो आपके मध्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो मध्यकाल में स्थिति कैसा होगा आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, उसके बावजूद आपकी जो रजिया सुल्तान थी आपकी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, तकरीबन 4-5 साल तक शासन भी की थी। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों को ये भाया नहीं कि हम कैसे एक स्त्री के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो आपका मृत्यु है आपका कर दिया जाता है 1240 ईस्वी में। ठीक है, तो 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से उतार दिया जाता है। बात करेंगे इनका जन्म का तो 1205 में होता है। उन्होंने देश पर या दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। ठीक है, वो गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश की बात करेंगे तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कल ही पूछा गया था गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 से 1206 में ईस्वी में किया गया था, 1206 ठीक है ईस्वी में आपका किया गया था। 1206 से आपका 1210 ईस्वी तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों आपका जो शक्तिशाली शासक आपका आता है वो दोस्तों आपका इल्तुतमिश आता है, जो कि आपका 1211 से आपका 1236 तक शासन करता है। इसके बाद रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान है जो कि आपका इल्तुतमिश की क्या थी, इल्तुतमिश की ही आपकी बेटी थी, जो कि आपका 1236 में आती है, 1240 तक शासन करती है। 1240 में इनका मृत्यु इनको मार दिया जाता है। मारा कहाँ जाता है दोस्तों आपका कैथल में। कैथल कहाँ है, ये हरियाणा में। तो इनका जो समाधि होगा वो भी दोस्तों आपका कहाँ पर होगा, तो कैथल हरियाणा में ही इनका समाधि होगा। ठीक है, किनका, रजिया सुल्तान जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा है जो कि प्रकाशित किया जाता है। कल भी पूछा गया था मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था कि मानव विकास जो सूचकांक है वो दोस्तों आपका कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, एचडीआई यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है पहली बार प्रकाशित आपका कब हुआ था, तो आपको 1990 में प्रकाशित किया गया था। इसका 3 प्रमुख आयाम है, कौन कौन से हैं, तो एक आपका लंबा और स्वस्थ जीवन है, शिक्षा तक पहुंच है, जीने का एक सभ्य मानक है। ठीक है, इससे पहले आपका अभी वर्तमान में जो आपके सूचकांक जो आपके जारी किए गए हैं वो दोस्तों आपका 21-22 के नाम से जारी किया गया है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में
भारत का जो स्थान है वो दोस्तों आपका 132वां है। टोटल कितने देशों में, तो टोटल आपका 191 देशों में आपका स्थान है भारत का, वो कितना है, तो दोस्तों आपका 132वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अभी हाल ही में मणिपुर में किस दो समुदाय के बीच जो कि आपका झड़प हुआ था। ठीक है, तो मेतई और कुकी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेतई और कुकी दोस्तों आपका इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेतई और कुकी के बीच अभी हाल ही में मणिपुर में आप लोग सुने भी होंगे, बहुत आपका ये क्या था, ज़्यादा आपका ये घटना हो गया था। ठीक है, तो मेतई कुकी दो जनजाति थी, उन दोनों के बीच ही आपका मणिपुर में जो हिंसक है, जो कि झड़प हुआ था। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को 7 सिस्टर या 7 बहन भी कहा जाता है। मणिपुर की सीमा की बात करेंगे तो ये आपके म्यांमार से लगती है। मेतई जो जनजाति है, मेतई जो जातीय समुदाय है, मणिपुर में आपका बहुसंख्यक है। कुकी आपका क्या है, तो अल्पसंख्यक के तौर पर आती है। मणिपुर में दो भागों में जो आपके क्षेत्र आपका बटा हुआ है, एक तो आपका मैदानी भाग है, दूसरा आपका पहाड़ी भाग है। ठीक है, तो पहाड़ी भाग में दोस्तों आपका कुकी लोग रहती हैं, मेतई आपका मैदानी भागों में रहता है। ठीक है, तो ठीक है, आपका ये जनजाति आपका झड़प था जो कि दोस्तों आरक्षण के लिए था। कुकी को आपका एसटी का दर्जा दिया गया था, तो मेतई लोगों का भी कहना था कि हमें भी एसटी का दर्जा है जो कि दिया जाए, इस कारण ये जो झड़प है दोस्तों आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बथुकुंबा जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकुंबा उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ये आपका पुष्पों का त्यौहार है, पुष्प कहें तो फूलों का त्यौहार है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। बथुकुंबा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देवी का जीवन में आना होता है। ठीक है, इसके अलावा लोहड़ी, बैसाखी की बात करेंगे तो या गुरु पर्व की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख कुछ प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके अलावा गंगा दशहरा त्यौहार आपका ज़्यादातर कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से 2 प्रश्न आपको देखने को मिला था। पहला प्रश्न तो आपका यही था कि पुस्तक किसने लिखा है, तो ये दोस्तों आपका अरुंधति रॉय ने लिखा था। ठीक है, अरुंधति रॉय के द्वारा ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया था। आपका ये अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास था। इन्होंने 1992 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पांडुलिपि लिखना शुरू किया था। 4 साल के बाद इसे 1996 में पूरा किया था। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि आपका 1997 में किसे आपका क्या बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था, या किस पुस्तक के लिए नवाजा गया था, इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। 1997 में आपका बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए ही दिया गया था। ठीक है, आपका ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ढलाई लामा वाला। ठीक है, हम अभी आपको बताते चल रहे हैं कौन आपका थर्ड का है, कौन आपका फर्स्ट का है। ठीक है, तो ढलाई लामा की आत्मकथा का क्या नाम था, तो फ्रीडम इन एक्साइल। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया है। फ्रीडम इन एक्साइल आपका ढलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीब कल्याण योजना, ये भी आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 को भारत सरकार के द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा संचालित है, जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा है जो कि आपका बोला जाता है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो दोस्तों आपका हिंदी है, जो कि बोला जाता है। ठीक है, तकरीबन वर्तमान में बात करेंगे तो 52.83 करोड़ लोग हैं जो कि आपका टोटल पूरे भारत में हिंदी है जो कि बोलते हैं। वहीं पर 2011 के जनगणना 2001 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 2001 के जनगणना के अनुसार हिंदी को मातृभाषा कितने % लोगों ने बताया है, तो टोटल आपका 51.03% लोग ने आपका हिंदी को मातृभाषा बताया था 2001 के जनगणना के अनुसार। वहीं पर 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो टोटल 43.63% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा है जो कि आपको बताया था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि जो हिंदी है वो दोस्तों आपके पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में बोली जाने वाली आपकी चौथी सबसे बड़ी भाषा है। सबसे पहले आपका जो भाषा बोला जाता है मंदारिनी, जो कि दोस्तों आपका चीन का भाषा है। इसके बाद आप स्पेनिश, इसके बाद आता है आपका अंग्रेजी का स्थान, अंग्रेजी के बाद आपका चौथा स्थान पे आता है हिंदी का स्थान। ठीक है, वहीं पर भारत की बात करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो दोस्तों आपका बंगाली है, जिसे कि 9.72 करोड़ है लोग के द्वारा आपका बोला जाता है, यानी कि कुल जनसंख्या का
6.03%। ठीक है, इसके अलावा थर्ड स्थान पे बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मराठी भाषा बोला जाता है। टोटल 8.3 करोड़ लोगों के द्वारा, कुल जनसंख्या का 6.86%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी का फॉर्मूला है जो कि आपका क्या होता है। थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। जो जीएसटी का फॉर्मूला जो होता है वो दोस्तों आपका ओरिजिनल कॉस्ट इंटू जीएसटी रेट परसेंटेज बट्टा 100। ठीक है, ये आपका जीएसटी का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा बात करेंगे जीएसटी का, तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म होता है। जैसा कि जीएसटी के बारे में मालूम होगा आपको, 1 जुलाई 2017 को इससे क्या किया गया था, आपको लागू किया गया था। ठीक है, उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी थे। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और जीएसटी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है तो इनडायरेक्ट आपका क्या है, कर है। ये जो टैक्स है आपका 4 स्लैबों में बटा हुआ है जी के। एक आपका 0 है, एक 14, एक 7 है, एक 14 है, एक आपका 28 है। ठीक है, इस प्रकार करके आपका ये 4 स्लैबों में ये कर जो कि बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है। ठीक है, तो सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री की बात करेंगे तो आपके वर्तमान में 3 ऐसे मंत्री हैं जो कि आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। और आपकी बात करेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के, तो वो दोस्तों आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, इनके सहयोगी हैं राज्य मंत्री। वो आपके हैं रामदास अठावले जी हैं, प्रतिमा भौमिक जी हैं, इसके अलावा ए नारायण स्वामी जी है। ठीक है, ये तीनों दोस्तों आपका क्या है, राज्य मंत्री है। ठीक है, इनके सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन महिला वीक वेस्ट लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। ठीक है, हरमनप्रीत कौर की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके भारतीय महिला टीम के कप्तान हैं। जो आपका एशियाई खेल हो रहा है जो कि आपका कल ही पूछा गया था, एशियाई खेल 2022 जो कि आपका 19वां संस्करण है, उसमें आपका क्रिकेट को भी इस बार जोड़ा गया था। तो क्रिकेट की टीम में जो आपके भारतीय महिला टीम गई थी उसके भी कप्तान आपके हरमनप्रीत कौर है। ये आपका कल का ही न्यूज है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जो एशियाई खेल आपका हो रहा है 19वां क्रम का, उसमें आपके भारतीय क्रिकेट ने स्वर्ण पदक है जो कि अपने नाम कर लिया है। ठीक है, किससे हरा कर किया है, तो आपके श्रीलंका को हरा कर किया है। ये आपका कल का न्यूज है। ठीक है, आपके आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें हरमनप्रीत कौर दोस्तों आपका ये तो क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन एक बार आपके एग्जाम में आ गया हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह के बारे में आ गया कि आपका किस खेल से संबंधित है, उसमें आपका क्रिकेट भी दिया गया था और हॉकी भी दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आपका हरमनप्रीत सिंह को हरमनप्रीत कौर समझ कर क्रिकेट को क्लिक कर दिया था, लेकिन आपको बता दें हरमनप्रीत सिंह है जो कि दोस्तों आपका हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये भी आपके अभी वर्तमान में हॉकी खेलते भी हैं। जो आपका एशियाई खेल में आपका जो हॉकी का टीम गया है वो भी, उसमें भी आपके हरमनप्रीत सिंह है जो कि आपके गए हैं। ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो हॉकी हो जाएगा, कौर दोस्तों आपका आपके क्रिकेट से संबंधित होगा। नेक्स्ट आपका है कि आपका ताजमहल का जो निर्माण है आपका किसने कराया था, ये दोस्तों आपको बता दें ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, साथ में दोस्तों आपका फोर्थ शिफ्ट का भी क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है और आपका फर्स्ट दोनों शिफ्टों में ये क्वेश्चन है जो कोई पूछा गया है। तो ताजमहल का निर्माण की बात करेंगे तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां की याद में कराया गया था। शाहजहां ने करवाया था अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है, इसका जो निर्माण है आपका 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, आगरा में 1648 ईस्वी के अंत में ये आपका पूरा हुआ था। ताजमहल का जो डिजाइनर है वो दोस्तों आपके उस्ताद अहमद लाहौरी जी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें ताजमहल आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं दोस्तों आपके ताजमहल के डिजाइनर तो हैं ही, साथ में ताजमहल के डिजाइनर के साथ साथ जो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है उसके भी डिजाइनर आपके कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गंगा दशहरा मेला आपका किस राज्य में लगता है या कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरिद्वार उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड में आपका गंगा दशहरा मेला लगता है प्रमुख रूप से। लिखें अन्य शहरों में भी लगता है जैसा कि वाराणसी में, गढ़मुक्तेश्वर में, ऋषिकेश, प्रयागराज, पटना में भी ये मेला है जो कि आपका लगता है। ठीक है, राज्य की बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। साथ में गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, ऐसा आपका मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितना है। ठीक है, वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो इसके बारे में तो हम लोग सभी वीडियो में डिस्कस ही किए हैं, जे ऐसे में भी किए हैं, एसओ में भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका टोटल 6 भाषा ऐसी हैं जिससे कि आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन कौन सी भाषा है, तो पहली भाषा आपका क्या है, तो ये दोस्तों आपके तमिल है। ठीक है, पहली भाषा कौन सा है, तमिल है, जिसे कि 2004 ईस्वी में इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो पहली भाषा आपका क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। और सबसे नई जो भाषा है, सबसे नई, वो दोस्तों आपका उड़िया है। तो उड़िया को आपको 2014 में आपके शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। साथ में दूसरी आपका संस्कृत है, जिसे कि 2005 में। इसके अलावा कन्नड़ की बात करेंगे तो कन्नड़ को 2008 में। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तेलुगु को आपको 2008 में, मलयालम को 2013 में। ठीक है, कल ही पूछा गया था तेलुगु है जो कि कहाँ पर बोला जाता है, तो कर्नाटक उसका राइट आंसर था। ठीक है, सॉरी तेलुगु नहीं था, आपका कन्नड़ था, तो कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 28 जुलाई 1914 को 11 नवंबर 1918 के बीच आपका ये जो युद्ध है आपका तकरीबन 4 साल तक चला था। ये जो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध, ये दोस्तों आपका मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के बीच है जो कि लड़ा गया था। मित्र देश में बात करेंगे तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1917 के बाद संयुक्त अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। इसके अलावा मित्र देश की बात आपका केंद्रीय शक्ति या मुख्य शक्तियों की बात करेंगे तो इसमें आपका जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, ओटोमन साम्राज्य था, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, तकरीबन 6 वर्षों तक। ठीक है, यह युद्ध आपका दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट में लड़ा गया था। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र और आपका एक था मित्र राष्ट्र। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र में आपका जर्मनी, इटली, जापान था, और मित्र राष्ट्र में आपका फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे गर्म राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों आपका राजस्थान है। राजस्थान के फलौदी में अब तक का भारत का सबसे बड़ा आपका अधिक तापमान है, जो कि आपका देखा गया है 51 डिग्री सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 123.8 फ़ारेनहाइट है, जो कि आपका दर्ज किया गया है अब तक का सबसे गर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि इसरो का जो चेयरमैन है वो दोस्तों आपका कौन है, आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो इसरो के चेयरमैन में बात करेंगे कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसरो अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसरो का जो अध्यक्ष होता है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सर्वोच्च पद है। इसरो का जो पूरा नाम है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसके अलावा इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो संस्थापक थे आपके संस्थापक डॉक्टर विक्रमेश साराभाई को माना जाता है। इसरो का स्थापना विक्रमेश साराभाई ने किया था। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को आपका किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि भारत का साक्षरता दर है जो दोस्तों आपका कितना है, ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 74.0% है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार। पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों में यही जो परसेंटेज है वो दोस्तों आपका 82.14% है। महिलाओं में आपका 65.46% है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों हम लोग एक फोर्थ शिफ्ट का भी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट में आपका पूछा गया था सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो आपका किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका केरल का है। ये आपका फोर्थ शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। ये आपका भारत का आपका फर्स्ट था, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका केरल का है, वो आपका फोर्थ शिफ्ट का था। ठीक है, वहाँ पर तकरीबन 94% आपके जो आपके लोग हैं वहाँ पर साक्षर हैं। सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम दोस्तों आपका बिहार का है। बिहार का साक्षरता दर 63 पॉइंट कुछ है, सबसे कम पूरे राज्यों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1906 में मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की बात करेंगे 1906 में, तो इसका जो स्थापना है वो दोस्तों आपका ढाका में हुआ था, तो ढाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सली उल्ला खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन हुआ था। इस लीग का गठन 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, इसका पहला जो अधिवेशन था आपका 1907 में हुआ था कराची में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो दोस्तों आपका आगा खां के द्वारा किया गया था। और जो मुस्लिम जो लीग था वो आपका बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करेंगे तो दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, क्या है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। ठीक है, 22 भाषाओं के साथ साथ आपका अंग्रेजी और राजस्थानी 2 और भाषाओं
को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वांगदेव की कांस्य प्रतिमा है जो कि आपका दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए थे। और भी प्रश्न पूछे गए थे, उसको भी हम लोग एक बार एक नज़र देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो आपका 4th शिफ्ट में पूछा गया था कि प्लानिंग जो कमीशन है उसका स्थापना कब हुआ था। प्लानिंग कमीशन कहें तो योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका 1900 बोल रहे हैं, आपका 1950 ईस्वी में आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1950 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना के समय जो आपके इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष ने, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका कौन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे 1950 ईस्वी में जब आपका योजना आयोग का गठन हुआ था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो उस प्रकार आपका योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे, तो आपके वो जवाहरलाल नेहरू जी ही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये किसके सिफारिश पर स्थापना हुआ था, तो केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का स्थापना किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग को तो 2014 में ही आपका खत्म कर दिया गया था, आप लोग को मालूम होगा। इसके स्थान पर आपका नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, काला घोड़ा जो फेस्टिवल है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी आपका 4th शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव है जो कि आपका मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया काली पूजा फेस्टिवल आपका किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल का है। दिवाली के दौरान आपका ये जो काली पूजा महोत्सव है, ये त्यौहार है जो आपका मनाया जाता है। एक आपका देखिए पूछा गया था चंडेल वंश से संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया था, इसके बारे में तो जानकारी नहीं लग सका है, लेकिन चंडेल वंश से ज़्यादातर आपका क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में या तो प्रथम शासक कौन था या खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो आपका जो प्रथम शासक था ननुक देव था और इसने आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण है जो कि आपका चंडेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। इसके शासकों का जो क्रम है या शासकों का नाम है ज़्यादातर आपके इतिहास में नहीं मिलता है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका भी निर्माण आपका चंडेल वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड गोलमेज में किसने भाग लिया था जिसके बाद पूना पैक्ट पर साइन हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में आपका कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका पूना पैक्ट पे साइन होता है। पूना पैक्ट दोस्तों आपके महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है। यरवदा जेल में आपका ये साइन होता है आपका 24 सितंबर 1932 ईस्वी के दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपका शायद 4th शिफ्ट का ही था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आपका इतना ही क्वेश्चन है जो कि मिल सका है। बाद में और क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिला होगा, नहीं मिल पाया होगा, किसी कारणवश नहीं भेज पाए होंगे हमारी टीम के द्वारा, तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पर अपना एग्जाम का डेट और शिफ्ट बता दीजिएगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपको भेज दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 99737416 है। ठीक है, और व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।